Today we are discussing all about the hysteresis loop. Hysteresis loop student कर्व है between मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान में। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्टेरेसिस लूप को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। एक्चुअली हिस्टेरेसिस लूप जो है ना स्टूडेंट, हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जिस तरह से इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प्स ऑफ ग्राफ समझा था, आज उसी तरह से हम लोग हिस्टेरेसिस लूप की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हिस्टेरेसिस लूप किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए किस तरह से प्लॉट की जाती है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट हमारे पास कुछ ऐसे है कि यहाँ पे मेरे पास एक सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड के एंड के अक्रॉस मैंने एक अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाया है। अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है इसका पोटेंशियल कोई V है और इसकी वजह से सर्किट में जो करंट इस्टेब्लिश होगा वो एक अल्टरनेटिंग करंट होगा। देखिए, जब इस सोलिनॉइड में से ये करंट कोई जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, ये करंट जो है इसके अंदर से फ्लो करेगा तो ये एक सोलिनॉइड जो है करंट कैरिंग सोलिनॉइड कहलाएगी। और आप जानते हैं कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड को आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी नाम देते हैं एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी नाम देते हैं। तीनों में से कोई भी नाम उसे बोल सकते हैं। चूंकि इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हुआ है, तो ये जो करंट होगा इसको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट का नाम देंगे। जो यहाँ पे आई करंट यहाँ पे इस्टेब्लिश होना है, आप इसे चूंकि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है अराउंड दिस करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इसी वजह से इस करंट को हम लोग नाम देंगे मैग्नेटाइजिंग करंट का। अब देखिए एक्सपेरिमेंट ये है, अब ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड होगी, इसके अराउंड जो फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एग्जिस्ट करेगा उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। इसकी इस साइड पे साउथ पोल सपोज कर लें बन रहा है, इस साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सब्सटेंस ली है, यहाँ पे इसको मैंने शो किया हुआ है ग्रीन कलर से। ये जो सब्सटेंस है सपोज कर लें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको मैंने इनसाइड दी करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्लेस किया हुआ है। जब आप लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इनसाइड दी करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्लेस करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है अराउंड दी करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर एक्शन होगा। आप लोग प्रीवियस टॉपिक जो कि पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से मुतलिक, वहां पे आप लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि एक मटेरियल किस तरह से मैग्नेटाइज होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप लोग अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स होती हैं स्टूडेंट वो खुद को अलाइन कर लेती हैं। जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स खुद को अलाइन कर लेती हैं तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप लोग नाम देते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस होने वाला है। जब आप लोगों ने इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इनसाइड दिस करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्लेस किया है तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अंडर द एक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और ये मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होगा आइए इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप लोग बोल सकते हैं, या जस्ट मैग्नेटाइजेशन का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने लिया है यहाँ पे वाई एक्सिस में। होगा क्या, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है। हम लोग ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो फ्रॉम ओ टू ए करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा फ्रॉम ओ टू ए। तो होगा क्या, ये ग्राफ देखें, यहां से इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। सेंटर ओ है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पे करंट दोनों जीरो होंगे, लेकिन जैसे करंट ग्रेजुअली इस सर्किट में इंक्रीज करेगा अल्टरनेटिंग करंट, तो ये जो है करंट के इंक्रीज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे करंट पीक वैल्यू ए पे पहुंचेगा तो यहाँ पे ये जो मटेरियल होगा स्टूडेंट जो इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के इनसाइड प्लेस किया है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये स्पेसिफिक करंट के करस्पॉन्डिंग इसका जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे हमें ये ए पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग बात करें फ्रॉम ए टू आर, अल्टरनेटिंग करंट का ये नेचर है कि उसने मैक्सिमम पीक पे पहुंचने के बाद डिक्रीज होना है। तो होगा क्या, करंट ग्रेजुअली फ्रॉम ए टू आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज करेगा, लेकिन करंट के डिक्रीज करने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो डिक्रीज
नहीं करेगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी। देखिए करंट जो है ए से आर डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज कर रहे हैं और आर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। इस ग्राफ में देखें यहाँ पे करंट डिक्रीज करने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही। यहाँ आर पॉइंट पे देखें अलोंग वर्टिकल एक्सिस पॉइंट आया है, ये बी के अलोंग पॉइंट आया, इट मीन्स दैट इस पॉइंट पे करंट यहाँ पे आर पे हो गया है 0। जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा था करंट वो यहाँ पे हो गया 0, लेकिन मटेरियल मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज आप बोल सकते हैं नहीं हुआ। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है स्टूडेंट कि एक बार फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन हो गई है, तो जब अब अगर आप लोग एक्सटर्नल करंट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं तो वो मटेरियल मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। अब यूं कह सकते हैं कि करंट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, ए वैल्यू पे मटेरियल मुकम्मल मैग्नेटाइज था, करंट ने डिक्रीज किया, लेकिन एक बार इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो डोमेन्स हैं वो अलाइन हो गई हैं, तो अब चाहे आप करंट को डिक्रीज भी कर रहे हैं तो वो दोबारा से मुकम्मल तौर पे डी अलाइन नहीं होगी। हाँ थोड़ी बहुत पार्शली डी अलाइन होगी, तो यही वजह है कि ए टू आर करंट डिक्रीज करेगा, आर पे करंट हो जाना है 0। तो वैसे ही ए से आर यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ पीछे की जानिब जा रहा है, मीन सेंटर की तरफ जा रहा है, करंट डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे शुरू में देखें ए पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कोई ज्यादा है और आर पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत चेंज आया है, मीन डोमेन्स ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मुकम्मल तौर पे डी अलाइन नहीं हुई। इस पॉइंट पे ये जो आर पॉइंट है करंट हो गया 0, लेकिन मैग्नेटाइजेशन इन दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है मुकम्मल तौर पे 0 नहीं है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, करंट जो है अब रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा फ्रॉम आर टू डी। मीन पहले अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो अब इस सर्किट में जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा, अब इस सर्किट में करंट अब इस्टेब्लिश होगा स्टूडेंट क्लॉकवाइज। जब इस सर्किट में देखें ना अल्टरनेटिंग करंट का नेचर है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल था अब नेगेटिव हाफ साइकिल है, फ्रॉम आर टू डी करंट हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब इसमें जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में हो गया तो ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसके अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, पहले इधर नॉर्थ पोल था इधर साउथ पोल था, तो अब रिवर्स हो जाएगा, अब इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल और इधर बन जाएगा साउथ पोल। देखिए जब इस सोलेनॉइड में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर पहले साउथ था अब नॉर्थ, इधर नॉर्थ था इधर क्या हो जाएगा साउथ। तो अब क्या होगा, जब मुकम्मल तौर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए, अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था जो कि मैग्नेटाइज हो चुका था, इसने पहले नॉर्थ के सामने साउथ बनाया था और साउथ के सामने नॉर्थ पोल को सेट किया था, अब इधर साउथ के सामने साउथ आ गया, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया। तो मीन अब इसमें जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो होगा क्या, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज हो चुका था अब ये अपनी डोमेन्स को स्ट्रिक्टली बोल लें कि क्या करेगा, डी अलाइन करेगा, या फिर यूं बोल लें अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से क्या करेगा, अलाइन करेगा। होगा यूं कुछ यहाँ पे देखें, अब करंट रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ फ्रॉम आर टू डी, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ पीछे की जानिब आ रहा है, मीन इस टूवर्ड द लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, मीन करंट नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए जैसे करंट नेगेटिव में इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट डी पे जब पॉइंट पे पहुंचेगा करंट जब डी पॉइंट पे पहुंचेगा करंट रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, तो मैग्नेटाइजेशन भी, ये जो मटेरियल है जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में डी पीक वैल्यू पे पहुंचेगा तो मटेरियल खुद को अकॉर्डिंग टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से क्या कर चुका होगा, अलाइन कर चुका होगा, मैग्नेटाइज हो चुका होगा। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, देखें स्टूडेंट जब करंट ने रिवर्स होना है फ्रॉम आर टू डी पॉइंट पे करंट का पीक वैल्यू आना है, तो होगा क्या, जब करंट रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे देखें ग्रेजुअली करंट, ये जो ग्राफ है नीचे की जानिब आ रहा है, और जैसे ही करंट डी पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, ये जो मटेरियल पहले अलाइन हुई थी इसके अंदर डोमेन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जब यहाँ पे करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जब इस सर्किट में जो करंट है पीक वैल्यू पे पहुंचेगा, ये जो मटेरियल है दोबारा से अपनी डोमेन्स को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दोबारा मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा से मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन दरमियान में एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे सी, इस सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कुरेसिविटी, और ये कुरेसिविटी जो होता है स्टूडेंट ये वो पॉइंट है जहां पे मटेरियल
ये जो पहले फर्स्ट ड्यूरिंग हाफ साइकिल के अंदर मैग्नेटाइज हुआ था, इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट पे जो है ना स्टूडेंट, ये मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन थी वो जीरो के इक्वल हुई है, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो करंट था उसको कोरेसिव करंट का नाम देते हैं। मीन जहां पे यूं बोलें कि इस पॉइंट पे, इस करंट पे जो है ना मटेरियल जो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल चार्ज मतलब मैग्नेटाइज हुआ था, इस पॉइंट पे दोबारा से क्या हुआ है, मैग्नेटाइज, मतलब डीमैग्नेटाइज हुआ है। यहां पे इसकी मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, और जब करंट पहुंचेगा मैक्सिमम वैल्यू पे दोबारा से अब ये मटेरियल रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका होगा। मीन रिवर्स में कैसे मैग्नेटाइज होगा, पहले इसने इधर नॉर्थ पोल बनाया हुआ था, अब इधर साउथ पोल बना लेगा। पहले इधर साउथ पोल था तो अब इधर क्या सेट कर लेगा, नॉर्थ पोल। तो जरा गौर से देखें, अब इधर साउथ पोल है तो उसके सामने इसने नॉर्थ पोल सेट कर दी है, इधर नॉर्थ है तो इसके सामने साउथ पोल सेट कर दिया। मीन जब करंट अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू, मैक्सिमम पीक वैल्यू पे पहुंचेगा, ये मटेरियल दोबारा से अपनी डोमेन्स को अलाइन करते हुए अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। दोबारा से देखिए, डी पॉइंट के बाद डी से आर डैश, करंट का तो नेचर अल्टरनेटिंग करंट है तो डिक्रीज होना है, इसने मैक्सिमम वैल्यू के बाद डिक्रीज होने, तो दोबारा से जब करंट डिक्रीज होगा डी से आर, तो यहां पे देखें ग्राफ आएगा डी से आर ये वाला, डी से आर डैश ये ग्राफ आएगा। अब फिर से यहां पे दोबारा यही केस आ गया ए टू आर वाला, कि जब यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में ये सब्सटेंस खुद को क्या कर चुका है, मैग्नेटाइज कर चुका है। जब करंट की वैल्यू आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इस सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स हैं स्टूडेंट वो एक बार अलाइन हो गई हैं। अब चाहे करंट का वैल्यू डिक्रीज करें तो वो मुकम्मल तौर पे डी अलाइन नहीं होगी। आप यूं कह सकते हैं कि जो डोमेन्स अलाइन हो चुकी थी अब थोड़ा बहुत पार्शली जो है ना वो डी अलाइन होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे डी अलाइन नहीं होगी। तो यही वजह है, ये जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट पे आर डैश पॉइंट है, यहाँ पे करंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे आर डैश पे करंट हो गया दोबारा से जीरो, यहाँ पे ये आर डैश पॉइंट मिल गया इस कर्व पे, और यहाँ पे जो है ना अब यूं कह सकते हैं करंट जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस वो जीरो नहीं हुआ। फर्दर देखिए, जब करंट ने यहाँ से इंक्रीज करना है आर डैश से, ये जो मैक्सिमम पीक पे दोबारा जाना है, ठीक है, आर डैश से मैक्सिमम पीक पे दोबारा जाना है। देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल था, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है। मीन पहले फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट था एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट हुआ क्लॉकवाइज। अब दोबारा से देखिए थर्ड साइकिल जो आ रहा है, थर्ड हाफ साइकिल, इसमें करंट दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। तो मीन अगर पहले ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, तो ड्यूरिंग दी थर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। अगर क्लॉकवाइज था ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ड्यूरिंग नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट दोबारा से कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए गौर से, मैक्सिमम पीक वैल्यू के बाद डी से आर डैश करंट डिक्रीज हुआ है, और आर डैश के फर्दर करंट का डायरेक्शन ही रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे करंट दोबारा से डायरेक्शन का रिवर्स हो जाएगा करंट का, और दोबारा से जब करंट इसके अक्रॉस रिवर्स होगा इस सोलिनॉइड के अक्रॉस, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। यस, यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे नॉर्थ था, तो अब दोबारा से साउथ नॉर्थ हो जाएगा और नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो फिर से क्या होगा, जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था इसके अंदर डोमेन्स भी अब दोबारा से डी अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, और ये मटेरियल फिर से एक बार फिर से ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एट मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट ये दोबारा से अपनी डोमेन्स को अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेगा, अलाइन कर देगा, और मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट पे ये दोबारा से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही सेम कंडीशन है, जब आर डैश पे हमारे पास करंट जीरो है, आर डैश से फर्दर पीक आई है यहाँ पे, तो फर्दर पीक्स आर डैश से ये दोबारा यही पॉइंट ए मिल जाएगा। जब आर डैश पे यहाँ पे पॉइंट पहुंचेगा, आप इसको ए डैश का नाम दे दें, आर डैश से आप यूं कह दें, आर डैश से जब पहुंचेगा ग्राफ, आर डैश से हमारे पास जब करंट का वैल्यू ए डैश तक मैक्सिमम पीक पे जाना है, तो ग्राफ हमारे पास आर डैश से ये वाला पॉइंट ए डैश, ए या ए डैश इसको बोल दें, यहाँ पे हमारे पास ये कर्व मिल जाएगा। और इसी के दरमियान में ये जो पॉइंट सी डैश है ये वो पॉइंट होगा जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है स्टूडेंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुआ है। तो ये जो इसके इनसाइड मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये जो इसके इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये अपनी डोमेन्स को जब दोबारा डी अलाइन कर रहा होगा, तो ये जो सी पॉइंट है, सी डैश पॉइंट है, ये वो पॉइंट होगा
इस पे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है स्टूडेंट, मैग्नेटाइजेशन जो है वो खत्म हो चुकी होगी, लेकिन इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो करंट होगा वो बिटवीन आर डैश एंड ए डैश कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे ये मटेरियल क्या हो चुका होगा, डीमैग्नेटाइज हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही करंट ए डैश पे पहुंचेगा, पॉजिटिव पीक पे पहुंचेगा, तो ये मटेरियल दोबारा से यहाँ पे क्या हो चुका होगा, मैग्नेटाइज हो चुका होगा। लेकिन एक बात जरा गौर से देखें, एक बार मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल टू द नेगेटिव हाफ साइकिल एंड देन वंस अगेन द थर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल जब एक कंप्लीट होगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा और एक वंस अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो उस दौरान ये एक क्लोज लूप कंप्लीट होगी। या फिर यूं कहें कि ये जो हमारे पास इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने रखा था वो एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट करेगा व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक एंड देन बैक टू पॉजिटिव पीक, then this ferromagnetic substance complete its one cycle of a magnetization, ये अपना एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट करेगा और ड्यूरिंग एट पॉइंट ए डैश दोबारा से इधर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ के सामने ये क्या सेट कर देगा, साउथ पोल सेट कर देगा, और साउथ के सामने क्या सेट कर देगा, नॉर्थ। और दोबारा से ए डैश पर जब करंट आएगा तो ये यहाँ पे आर डैश से ए तक ये क्या हो चुका होगा, मैग्नेटाइज। और ये सी डैश कोई भी आर डैश से ए के दरमियान में कोई भी वैल्यू होगी जहां पे ये मटेरियल दोबारा एक बार क्या हो चुका होगा, डीमैग्नेटाइज। उसके बाद फिर से अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये दोबारा से अपनी डोमेन्स को अलाइन कर चुका होगा, यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। मीन पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक एंड पॉजिटिव पीक, ये तीन हाफ साइकिल्स में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना एक साइकिल ये जो बन रहा है इसका ए सी डी सी डैश एंड ए, ये एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और ये जो कंप्लीट साइकिल बन रहा है स्टूडेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप का नाम देते हैं। दिस इज अ हिस्टैरिसीस लूप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। ये जो पोर्शन है ए आर पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं हिस्टैरिसीस का। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे ए आर इज द पोर्शन व्हेन करंट डिक्रीजेज। यहाँ ए आर वो पोर्शन है जब करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट मे बी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ अ करंट इज ऑलवेज ग्रेटर। यहाँ पे ये नोट किया जा सकता है स्टूडेंट कि जो किसी भी वैल्यू ऑफ करंट के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा। कब, व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग, जब करंट डिक्रीज कर रहा होगा स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू होगा एट एनी वैल्यू ऑफ अ करंट वो क्या होगा, हमेशा करंट से ग्रेटर होगा देन दी व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग। ये चीज तब एप्लीकेबल नहीं है कि जब करंट इंक्रीज कर रहा हो। मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी वैल्यू जब करंट स्पेशली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एट एनी वैल्यू ऑफ अ करंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है स्टूडेंट वो करंट की वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगा। इसको अभी समझते हैं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ अ करंट इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन करंट इज अ डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज अ इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मतलब ये था कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ अ करंट व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द करंट। जब करंट डिक्रीज कर होगा किसी भी वैल्यू ऑफ करंट के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। या फिर यूं आप कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द करंट। जब करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो मैग्नेटाइजेशन उसको क्या करेगी, लैग। मीन करंट पहले जीरो हो जाएगा और मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो होगी। तो ये चीज क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस कहलाती है। क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस। ये देखें जरा गौर से, ए से आर करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट वो डिक्रीज कर है और आर पॉइंट जो है स्टूडेंट यहां पे करंट हो चुका है जीरो, लेकिन यहां पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो नहीं हुई। इसकी रीजन क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक बार डोमेन्स अलाइन हो चुकी हैं। तो अगर अब आप लोग करंट को डिक्रीज भी करते हैं तो उसकी वजह से वो जो डोमेन्स हैं वो डी अलाइन नहीं होंगी। ये देखिए ए से आर जब आ रहे हैं करंट जहां पे ये पॉइंट आया है बी एक्सिस के अलॉन्ग, मीन करंट जहां पे यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जीरो हो चुका है, लेकिन बी देखें ए से आर थोड़ा सा डिक्रीज किया है। ए के क्रॉसपोंडिंग यहाँ कोई वैल्यू बननी थी, अब जो आर है थोड़ा सा ए से कम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज किया है। मीन मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा कम डिक्रीज आया है लेकिन करंट ए से आर मुकम्मल तौर पे डिक्रीज हो गया। देखें करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रखता है,
ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है और इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखिए ए से आर, ए पे करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। जब करंट डिक्रीज कर रहा है, देखिए इस पॉइंट पे आके करंट जहां पे मुकम्मल तौर पे ओरिजिन के नजदीक जीरो हो चुका है, ठीक है। करंट जहां पे जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आया, कितना डिक्रीज आया है, यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा डिक्रीज आया है लेकिन करंट में ज्यादा डिक्रीज आया। इट मींस दैट मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द करंट, कि करंट में जल्दी डिक्रीज आएगा, करंट फौरन जीरो हो जाएगा लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगी। मीन मैग्नेटाइजेशन पीछे होगी, करंट आगे होगा, ठीक है। करंट लीड कर रहा होगा, मैग्नेटाइजेशन लैग कर रही होगी। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं हिस्टेरेसिस का स्टूडेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है सैचुरेशन। सैचुरेशन कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट ए इन दिस हिस्टेरेसिस लूप इज कॉल्ड सैचुरेशन। देखिए जरा गौर से, ये जो ओरिजिन है स्टूडेंट, यहां पे ओ है, ठीक है, ओरिजिन ओ टू ए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में, जैसे ही ओ टू ए हम लोग करंट इंक्रीज कर रहे थे, करंट ओ से इंक्रीज कर रहा था, ए पे मैक्सिमम होता है, वैसे वैसे इस करंट कैरिंग सोलेनोइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहा था, इसके अंदर जो पड़ा हुआ स्पेसिमेन है, इसकी डोमेन्स खुद को अलाइन कर रही थी। और जब करंट मैक्सिमम हुआ है तो ये जो स्पेसिमेन था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसके अंदर डोमेन्स खुद को मुकम्मल तौर पे अलाइन कर चुकी हैं। अब यूं कह सकते हैं पॉइंट ओ से ए ग्रेजुअली करंट इंक्रीज कर है और जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर डोमेन्स भी करंट के इंक्रीज करने से अलाइन हो रही हैं। मीन मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज कर है। और जब पहुंचते हैं हम लोग ए पॉइंट पे, करंट हो जाता है मैक्सिमम, तो उस वक्त मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम। मीन जब करंट का पीक वैल्यू मिलता है, करंट सर्किट में मैक्सिमम होता है, उस वक्त जो है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज हो चुका है। अब यूं कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स हैं एट पॉइंट ए, वो मुकम्मल तौर पे अलाइन हो चुकी हैं। तो वो मुकम्मल तौर पे डोमेन्स का अलाइन हो जाना, मटेरियल का मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज हो जाना, उसे आप लोग सैचुरेशन का नाम देते हैं। और ए पॉइंट जो है इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। और ये जो कर्व होगी फ्रॉम ए टू ए, ओ टू ए, इसको आप लोग सैचुरेशन कर्व का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिमेनेंस और रिटेनिटिविटी। रिमेनेंस एंड रिटेनिटिविटी, ये जो पॉइंट आर है स्टूडेंट, यहाँ इस आर पॉइंट पे आप लोगों ने पहले भी देखा है, यहाँ पे आर पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो करंट है हमारे पास वो जीरो हो चुका है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे जीरो नहीं हुई। देखिए मैग्नेटाइजेशन फ्रॉम ओ टू ए, ये जस्ट थोड़ा सा डिक्रीज आया, लेकिन करंट यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल जीरो हो चुका है एट पॉइंट आर। ये वो पॉइंट है जहां पे करंट जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं रिमेनेंस और रिटेनिटिविटी का। व्हेन करंट रिड्यूसेस टू जीरो, मटेरियल स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। जब करंट जीरो हो जाए लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो, मीन मटेरियल जो है अभी भी क्या है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, then this point is represented by R on this curve and it is due to the tendency of a domains to stay partially in line once they have been aligned। ये क्यों होता है स्टूडेंट कि करंट जीरो हो गया लेकिन मटेरियल मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज है? ये टेंडेंसी ऑफ डोमेन की वजह से कि एक बार डोमेन्स अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गई हैं तो वो अलाइन ही रहेंगी। चाहे आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करवा देते हैं तो डोमेन्स दोबारा से डी अलाइन नहीं होंगी। ये आप लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी डोमेन्स खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेंगी। अगर आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं जब उस मटेरियल की डोमेन्स खुद को अलाइन कर चुकी हैं, तो आफ्टर द रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो डोमेन्स दोबारा से डी अलाइन नहीं होंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पार्शली उनमें चेंज आ सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पे वो डी अलाइन नहीं होंगी। तो इट मीन्स दैट वो मटेरियल क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेट ही रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि एक बार जब आप लोग करंट का वैल्यू जीरो कर देंगे सार पॉइंट पे लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगी, मीन वो मटेरियल के अंदर डोमेन्स जो हैं खुद को अलाइन किए हुए हैं और वो मटेरियल अभी भी खुद को परमानेंट मैग्नेट के तौर पे प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो है कुरेसिविटी। कुरेसिविटी वो पॉइंट है स्टूडेंट, ये कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट सी है इसको आप लोग कुरेसिविटी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ये वो पॉइंट है टू डी मैग्नेटाइज अ मटीरियल
मैग्नेटाइजिंग अ करंट इज रिवर्स्ड। हमारे पास मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए स्टूडेंट जो मैग्नेटाइजिंग करंट है फ्रॉम आर टू सी, फ्रॉम आप यूं बोल सकते हैं फ्रॉम आर टू डी, आर टू डी करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। यहां पे आर टू डी करंट नेगेटिव वैल्यू आ गई है, करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया है। मैग्नेटाइजेशन को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज हो, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करने के लिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट है, उस करंट की वैल्यू को क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। जब करंट की वैल्यू को रिवर्स किया जाएगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था करंट कैरिंग सोलेनॉइड में वो भी रिवर्स होगा। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगा स्टूडेंट, तो जो स्पेसिमेन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो चुका था वो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी डोमेन्स को डी अलाइन करके अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से अलाइन करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा दरमियान में जब वो मटेरियल मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग कुरेसिविटी का नाम देंगे। इसको देखते हैं। टू डीमैग्नेटाइज मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया फ्रॉम आर टू सी। देखें ग्राफ लेफ्ट साइड आ गया फ्रॉम ओरिजिन, इट मींस दैट इस साइड पे करंट कैसे है, रिवर्स हो गया, नेगेटिव हो गया। ये माइनस आई से इसको रिप्रेजेंट किया है। करंट यहां पे क्या हो जाएगा, करंट रिवर्स हो जाएगा एंड इंक्रीज टू रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, और इसको इंक्रीज करवाया जाएगा जब तक मैग्नेटाइजेशन क्या ना हो, रिड्यूस टू जीरो। जब तक मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस ना हो जाए जीरो के। यहां इस पॉइंट सी पे देखें, यहां पे इसको क्रेसिविटी बोलेंगे। ये वो करंट, यहां पे करंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, करंट रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और यहां इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है टू दी जीरो। दिस इज कॉल्ड कुरेसिव करंट। और वो जो क्रॉसपोंडिंग करंट होगा स्टूडेंट इस सी पॉइंट के ऊपर, अब यूं कह सकते हैं कि अब इस सी पॉइंट पे आई जीरो के इक्वल नहीं है, जो नेगेटिव आई था रिवर्स करंट था, लेकिन बी किसकी इक्वल हो गया है, जीरो के इक्वल हो गया है। ये जो नेगेटिव करंट है, नेगेटिव रिवर्स करंट है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल जो है वो जीरो के इक्वल हो गई है, इस करंट को आप लोग नाम देते हैं कुरेसिव करंट का। आप इसको आई सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वंस मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, कर्व नेवर पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक बार एक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया स्टूडेंट, तो कर्व जो है ना ये वाली, ये कभी ओरिजिन से पास नहीं होगी। इंस्टेड इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप ए सी डी सी डैश ए के, हमारे पास ये क्लोज लूप मिलेगी ए सी डी सी डैश ए, एंड विच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। और इस लूप को हम लोग नाम देंगे हिस्टैरिसीस लूप का। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट बात कर रहा था कुरेसिविटी की, मतलब कुरेसिव करंट की। तो उसके बाद देखिए जब करंट रिवर्स किया हम लोगों ने, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है, तो करंट जब नेगेटिव पीक पे पहुंचेगा तो दोबारा ये पॉइंट हमारे पास आएगा डी, और ये डी वो पॉइंट होगा जब मटेरियल वो सब्सटेंस मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज हो चुका होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन थी, सैचुरेशन था, यहाँ पे भी सैचुरेशन होगी डोमेन्स के अंदर, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये यहाँ पे डोमेन्स ने खुद को अलाइन किया है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ए पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है, सिमिलरली डी पॉइंट भी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ए पॉइंट में अगर हमारे पास जो था ना मटेरियल, उसका ये पोल साउथ था तो ये नॉर्थ था। अब जब डी होगा तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। मीन मटेरियल जो है जो मैग्नेटाइज हुआ है उसने अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया। तो ये पॉइंट डी आएगा। नेक्स्ट देखिए डी टू आर डैश, दोबारा से क्या होगा, करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और आर डैश जो है ये रिटेनिटिविटी या रिमेनेंस पॉइंट ही कहलाएगा जब करंट जो है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन जीरो के इक्वल नहीं होगा। दोबारा से जब देखें, जब नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, तो ये वाली जो लूप है हमारे पास आर डैश से ए तक मिलेगी, जहां पे इसके दरमियान में एक पॉइंट सी डैश आएगा स्टूडेंट ड्यूरिंग द सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल, जिसको क्रेसिविटी पॉइंट का नाम देंगे। और यहाँ पे दोबारा से जब ये आप लोग पीछे देख चुके हैं, जब करंट आर डैश से ए की तरफ जाएगा तो होगा क्या, आर डैश से ए के दरमियान में जो मैग्नेटाइज हो चुका था मटेरियल, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा करंट की जो कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है,
करंट का एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ पे जो है ना मटेरियल मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज होगा, लेकिन करंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा। उस करंट को हम लोग कोरेसिव करंट का नाम देंगे और सी डैश को हम लोग कोरेसिविटी का नाम देंगे। और दोबारा से जब करंट ड्यूरिंग नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो थर्ड हाफ साइकिल होना है, जो कि सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल होना है, उसमें जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो मटेरियल दोबारा से मैग्नेटाइज हो चुका होगा। देखिए एक बार अगर एक मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है तो ये कर्व जो है ना स्टूडेंट, ये कभी भी सेंटर में से पास नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है? देखिए शुरू में जब मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं था तो ग्रेजुअली करंट ने इंक्रीज किया, मैग्नेटाइजेशन ने भी इंक्रीज किया, तो कर्व ओ से ए तक ही। जब एक बार मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है, उसकी डोमेन्स अलाइन हो चुकी हैं, हम क्या देखते हैं? करंट जीरो होता है रिटेनिटिविटी पे, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होती। फिर करंट मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है लेकिन करंट जीरो नहीं होता, रिवर्स डायरेक्शन में होता है। सेम यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर डैश, ये भी रिटेनिटिविटी है। यहाँ पे दोबारा से जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट था, नेगेटिव में करंट था, वो जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। दोबारा से सी डैश, जब करंट ने अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव में कर लिया है, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया है, तो यहाँ पे करंट जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। मीन एक बार मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है तो उसके बाद अगर मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा तो करंट जीरो नहीं होगा, करंट जीरो होगा तो मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा। ये दोनों किसी एक पॉइंट पे जीरो के इक्वल नहीं होंगे कि कोई ऐसा पॉइंट आए कि मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो, करंट भी जीरो हो, तो वो सेंटर वाला पॉइंट आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करंट भी जीरो हो और मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो। मीन करंट को जीरो करने से मटेरियल मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि ये कर्व कभी भी दोबारा सेंटर से पास नहीं होगा। सेम अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ हिस्टैरिसीस लूप। अगर हम लोग एरिया की बात करें, अगर ये जो एरिया होता है स्टूडेंट हिस्टैरिसीस लूप का, ये हमें प्रोवाइड करता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड फ्लक्स डेंसिटी। कर्व का एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया आ रहा है, शेडेड एरिया जो होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द डोमेन्स ऑफ अ मटेरियल। एक्चुअली ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ये सर्फ हो जाती है अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ अ डोमेन्स। डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन करने में खर्च हो जाती है, और इसमें डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन करने में जो एनर्जी वेस्ट होता है, जो वर्क डन होता है, वो सिमिलर टू दी वर्क डन अगेंस्ट दी फ्रिक्शन होता है। जिस तरह से आप लोग फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क डन करते हैं तो वर्क डन किधर जाता है? इन फॉर्म ऑफ अ हीट होता है, वो हीट की फॉर्म में वर्क डन वेस्ट हो जाता है, वो एनर्जी वेस्ट हो जाता है। सेम जब आप लोग डोमेन्स को अलाइन करेंगे या डी अलाइन करेंगे, उस दौरान जो वर्क डन होगा वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, हीट की फॉर्म में अपेयर होगा। मीन हीट की फॉर्म में वहां पे लॉस आएगा। जो भी हीट में कुछ एनर्जी कन्वर्ट होता है वो लॉस में होता है। इट मीन्स दैट जब आप लोग यहाँ पे डोमेन्स को अलाइन करेंगे या डी अलाइन करेंगे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, और इसको हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस का नाम देते हैं। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें सूटेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, अगर हम लोग ये चेक करना चाहें कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सी एक्सपेरिमेंट या कौन सी अप्लायंस के लिए सूटेबल है, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं बाय हिस्टैरिसीस लूप से। अगर एक मटेरियल जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा है, इट मीन्स दैट उसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर उसका एरिया ज्यादा है हिस्टैरिसीस लूप का, इट मीन्स दैट द एनर्जी requirement is a maximum to magnetize and demagnetize such type of that material। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा है तो उसे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम लोगों ने बनाने हो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आयरन का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि जो स्टील होता है स्टूडेंट, स्टील के लिए अगर हम लोग ये हिस्टैरिसीस लूप कर्व ड्रा करें तो उसका जो एरिया होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयरिंग टू दी आयरन। जो कि आयरन है स्टूडेंट वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आसानी से कर सकते हैं। तो उनके लिए जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होता है, जो हिस्टैरिसीस लूप होती है वो नैरो होती है, उसका एरिया स्मॉल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, ये आप यूं कह सकते हैं ये आयरन के लिए हिस्टैरिसीस लूप है, इसका जो एरिया होगा स्टूडेंट वो स्मॉल होगा इस कर्व की निस्बत। जबकि ये जो कर्व है आप इसे बोल सकते हैं ये स्टील के लिए है। अगर इसका एरिया ज्यादा है तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। मीन अगर आप लोग एक बार मैग्नेटाइज कर देंगे, जितना मुश्किल मैग्नेटाइजेशन करेंगे उतना
डीमैग्नेटाइजेशन मुश्किल होगा। मीन परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग वो मटेरियल्स यूज़ करेंगे जिनकी हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज़्यादा होगा, ताकि उनमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो देर पा हो, ज़्यादा टाइम के लिए हो। नेक्स्ट, अगर हम लोग मैग्नेट्स जो बनाते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए जो बेसिक कोर इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इस्तेमाल करें? वो यस स्टूडेंट, हम लोग एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। हम लोग उसमें आयरन कोर बनाना चाहते हैं अगर ट्रांसफार्मर के लिए, तो आपको पता है कि जो आयरन कोर होगा उसमें हम लोग जो कोर मतलब जो ट्रांसफार्मर में आयरन कोर हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होनी है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन अगर हम लोग पावर लॉसेस को कम करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर, तो हम लोग जो कोर है एक ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाएंगे जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया स्मॉल होगा, नैरो होगा। अगर हम लोग एक ऐसे मटेरियल की आयरन कोर बनाते हैं फॉर द ट्रांसफार्मर जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया स्मॉल होगा, इट मीन्स दैट वो मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा और जल्दी ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं उसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए जो है ना एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। इट मीन्स दैट इस तरह से हम लोग उसमें पावर लॉसेस को कम कर सकते हैं।